अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन टेम एंड स्टेम। दो माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स के दरमियान हमने डिफरेंस को डिस्कस करना है। टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को कहते हैं और स्टेम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी को कहते हैं। तो सबसे पहले हम आज अपनी जो फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें हमने डेफिनेशन को डिस्कस करना है। इसकी डेफिनेशन है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप। जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन रखने वाली माइक्रोस्कोप है। यूजिंग नीदर लाइट नॉर एन इलेक्ट्रॉन बीम, जिसमें ना सिर्फ लाइट को और इलेक्ट्रॉन बीम को नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि इसमें किसको इस्तेमाल किया जाता है, बट विद एन अल्ट्रा फाइन टिप, जिसमें एक टंगस्टन मेटल की एक टिप बनी होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। किस मकसद के लिए? कि जो भी जो सरफेस वगैरह इसके नीचे रखी जाती है उसकी एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे जो उसमें से इंफॉर्मेशन निकलती हैं उनको स्टोर करने के लिए, उन इंफॉर्मेशंस को, किसी भी सरफेस की इंफॉर्मेशंस को हासिल करने के लिए ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। तो इसमें अब हम बात करते हैं इन्वेंशन की, कि स्टेम को इन्वेंट किसने किया। ये 1981 में इसको इन्वेंट किया गया, ठीक है। और इसको इन्वेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जेड बिनिंग एंड हेनरी रिच रोहरर। तो इन्होंने इनको 1986 पे इस पे वर्क किया और इसको इन्वेंट किया। और इनकी जो रेजोल्यूशन पावर थी वो थी 0.01 नैनोमीटर डेप्थ रेजोल्यूशन, कि किसी भी सरफेस को इंतहाई डीपली यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में नीचे जाके उसको हमने इसकी जो रेजोल्यूशन है वो मेजर की गई, ठीक है। तो अब देखें, नेक्स्ट हमारे पास है, इसके हम प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टेम। तो स्टेम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिज़िक्स। जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि क्वांटम फिज़िक्स क्या है। क्वांटम फिज़िक्स असल में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करती है, कि जो इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो वेव नेचर है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिज़िक्स इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव वेव नेचर, सो इट कैन ट्रांसमिटेड थ्रू सब्सटेंस बाय क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। अब देखें कि कोई भी सरफेस हमारे सामने रखी गई है, तो क्वांटम फिज़िक्स यही कहती है कि जब जो क्वांटम फिज़िक्स की सेंस में हम उसको डिस्कस करते हैं तो इसमें जो वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसमें से गुजर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, ट्रांसमिट कर जाते हैं, ठीक है। और जब उसको उसको उस सरफेस में से वो निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, यानी अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं ना तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल नेचर हो गई। जब उसमें से गुजर जाएगा तो इसका मतलब है कि वो वेव नेचर को डिस्कस कर रहा है। तो जो हमारे पास है स्टेम, ये असल में वेव नेचर को डिस्कस कर रही है, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं कि इट हैज़ टूल। ये हमारे पास एक टूल है जिसके नीचे एक टिप लगी हुई है, टंगस्टन की बनी हुई है। ये आगे कोई सैंपल रखा गया जिसको हमने यहाँ पे रीड आउट करना है, जिसकी हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। इसके साथ बैटरी अटैच है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो टिप के साथ है और जो नेगेटिव टर्मिनल अटैच है वो इस सरफेस के साथ अटैच है, ठीक है। तो अब देखें कि जैसे ही ये टिप जो है वो नज़दीक आएगी इस सैंपल के या इस स्पेसिमेन के सामने बिल्कुल करीब आएगी, तो इसमें हम ये करेंगे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस टिप की तरफ ट्रैवल कर जाएंगे। तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मेटल हमारे पास रखी हुई है ना इसमें स्पेसिमेन में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ट्रैवल कर जाएंगे तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक करंट की एक वेव रिप्रेजेंट हो जाएगी कि यहाँ पे करंट पैदा हो गया। अब जैसे जैसे सरफेस जो है वो आपको पता है, क्लियर है कि ये सरफेस जो है ये स्मूथ नहीं है, उसके अंदर कुछ हिस्से जो है उभरे हुए हैं, कुछ हिस्से जो हैं वो पस्त हैं, ठीक है। तो जब वो टिप जो है वो निचले हिस्से पे जाएगी तो करंट की मिकदार यहाँ पे जो शो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और जब जो टिप है वो ऊपर वाले हाई लेवल पे जाएगी, जैसे
क्रस्ट ट्रफ को हम डिस्कस कर सकते हैं। जब ऊपर वाले हिस्से क्रस्ट पे जाएगी तो करंट की मिकदार यहाँ बढ़ जाएगी। तो इस सूरत में क्या है कि टिप जो है वो फिक्स है, लेकिन करंट जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं कि करंट को सेम ही रखते हैं, करंट की मिकदार को सेम रखते हैं, लेकिन टिप को आगे पीछे मूव करवाते हैं, तो फिर पोजीशन को चेक किया जाएगा कि जिस तरह से पोजीशन के लिए हमारे पास एक वेव हासिल होगी कि ये सरफेस जो है, फिर हम पोजीशन को डिस्कस करेंगे कि पोजीशन के लिहाज से हम बात करेंगे कि करंट तो कांस्टेंट था और पोजीशन जो है वो उसमें चेंजेस आ रही हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जी, अब हम इसके वर्किंग की बात करते हैं। तो व्हेन टिप कम नियर द सरफेस, ठीक है, टिप को जब हम करीब लेके आएंगे सरफेस के, तो इलेक्ट्रॉन्स आर डिट्रैक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं, जो करंट को डिस्कस किया है हमने यहाँ पे। जैसे ये इस मेटल सरफेस के करीब आएगा तो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर की तरफ, टिप की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट इसमें से हमें मालूम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसके जो मेथड्स हैं, इट हैज़ टू मेथड्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कांस्टेंट करंट, कि अगर हम करंट को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो टिप की मूव करवाना पड़ेगा, फिर हम पोजीशन के ज़रिए से सरफेस की स्मूथनेस और रफनेस का अंदाज़ा लगाएंगे। और अगर हम कांस्टेंट हाइट यानी टिप की जो हाइट है उसको कांस्टेंट रखते हैं, तो फिर हम करंट की वेरिएशन से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये सरफेस कितनी स्मूथनेस है और कितनी रफनेस है। अब जो हमारे पास स्टेम है, इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो 500 मिलियन टाइम्स है। यानी कि हम किसी भी सरफेस को बहुत ज़्यादा डीपली जाके उसको स्टडी कर सकते हैं कि वो कितनी स्मूथ है, कितनी रफ है। तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो हमारे पास है 0.1 नैनोमीटर डेप्थ रेजोल्यूशन। तो ये इंतहाई बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन है, इसकी बहुत डीप है। ठीक है। इसके बाद हम जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसके यूजेस हैं हमारे पास। स्टेम इज़ यूज्ड फॉर सरफेस एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू चेक द रफनेस एंड स्मूथनेस वैल्यूज ऑफ द मेटल सरफेस। इसका सेकंड यूज़ हमारे पास है, सरफेस ऑफ अ मेटल हैज़ पीक्स एंड वैलीज पैटर्न। ठीक है ना। पीक्स एंड वैलीज का मतलब है कि अप एंड डाउन, जैसे कि ये आपके सामने पीक एंड वैलीज पैटर्न को डिस्कस किया गया है। ठीक है। इसके ज़रिए से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी सरफेस जो है वो कितनी रफ है, कितनी स्मूथ है। जी, इसके बाद हम अब बात करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। ठीक है। अब हमने देखना है कि इस माइक्रोस्कोपी और उस माइक्रोस्कोपी टेक्निक में क्या डिफरेंस है। इसको हम सिंपली शॉर्ट फॉर्म में TEM भी कह सकते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज़ अ माइक्रोस्कोपी टेक्निक इन विच अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्पेसिमन टू फॉर्म एन इमेज। इसमें भी एक बीम जो है वो किसी भी स्पेसिमन में से पास कर जाती है, और इसका मतलब है कि अगर वो पास कर गई है तो इसका मतलब है उसकी भी नेचर क्या होगी, वो भी वेव नेचर होगी। इसका मतलब वो भी क्वांटम मैकेनिक्स को ही डिस्कस कर रही है। यानी कि जो पहले माइक्रोस्कोपी टेक्निक को हमने डिस्कस किया है वो भी क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस करती है, और ये वाली जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये भी क्वांटम मैकेनिक्स पर ही बेस करती है। अब हम इसकी इन्वेंशन की तरफ चलते हैं। इसको अर्नेस्ट रुस्का 1931 में उसने इसको इन्वेंट किया। ठीक है। और इसमें ये दो साइंटिस्ट थे, मैक्स नॉल और अर्नेस्ट रुस्का। इन दोनों ने इस माइक्रोस्कोपी टेक्निक को इन्वेंट किया। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। टेम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो गाइस हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये टेम जो है वो वेव बिहेवियर को डिस्कस करती है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स को डिस्कस करती है। ठीक है। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन के ज़रिए से हमने इलेक्ट्रॉन्स को
मूव करवाना है। इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसी गन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया जाता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स गन में इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 कंडेंसर लेंस लगे होते हैं। वो कंडेंसर लेंस इसलिए लगे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहे होते हैं वो उनको एक लाइन में एक स्ट्रीम की सूरत में आगे फ्लो करवा सके, ठीक है। और इसके बाद है इसमें जो हमारे पास है कंडेंसर अपर्चर लगा होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो भी सैंपल है जिसको हमने स्टडी करना है उसको रखा जाता है। तो बीम जो इलेक्ट्रॉनिक बीम्स जो है वो इसमें से पास कर जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। जैसे कि आपने आम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा हुआ है कि वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट के जो नज़दीक तरीन लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें सिलेक्टेड एरियाज अपर्चर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अपर्चर भी इसको हम कह सकते हैं, ये आपके सामने फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट लेंस लगे होते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर हमारे पास यहाँ इसका जो इमेज है वो यहाँ से एक दफ़ा यहाँ इमेज बनेगा, फिर उसके बाद प्रोजेक्टिव लेंस के गुजर कर आगे स्क्रीन के ऊपर इसका इमेज, यानी इसमें हमने जो भी सरफेस, जो भी सैंपल, जो भी स्पेसिमन हमारे पास है उसको हमने डीपली स्टडी करना है, ठीक है। उसको ज़्यादा मतलब कि उसको मैग्नीफाई करके देखना है, एनहांस करके देखना है उसकी स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट पे इसके एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। इट कैन प्रोड्यूस मच हायर मैग्नीफिकेशन देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा होती है। इट्स रेजोल्यूशन पावर इज़ हायर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इट्स रेजोल्यूशन 0.5 to 1 नैनोमीटर के ये भी काफ़ी हद तक जो है वो रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा रखती है। लेकिन जिसको हमने पहले डिस्कस किया है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की निस्बत इसकी रेजोल्यूशन जो है वो कुछ कम है। इसके यूजेस की तरफ आते हैं। तो गाइस, TEM इज़ यूज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल सैंपल अप टू मॉलिकुलर लेवल। यानी कि जो भी सैंपल हमारे पास है, चाहे वो बायोलॉजिकल है या नॉन बायोलॉजिकल है, उसको इंतहाई डीप लेवल पे जाके उसको स्टडी किया जाता है। TEM फाइंड एप्लीकेशंस इन कैंसर रिसर्च। तो TEM जो है इसको कैंसर रिसर्च की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड इन सेमीकंडक्टर रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, सॉरी गाइस, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक TEM और STEM के दरमियान जो डिफरेंस है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।